सर क्या कहेंगे, मराठवाड़े का एक बहुत ही कदीम इदारा है, गरीब और यतीम बच्चों के लिए भी बहुत ही यहाँ पर सहूलत है। किस तरीके से खिदमत की जाती है यहाँ पर और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सत्यनीति आपका कि आपने हमको जो है तो अपनी बात कहने का मौका दिया। ये इदारा 1994 में शुरू हुआ था और तब से अब तक जो है ये काम कर रहा है। इसमें हम 3 कैटेगरी के बच्चे लेते हैं। एक वो बच्चा यतीम कहलाता है, जो यतीम यानी जिसका बाप ना हो। फिर उसके बाद यसीर यानी वो जिसकी माँ ना हो। और उसके बाद मिस्कीन, ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको तालीम तरबियत का उसका नज़्म नहीं हो सकता। ऐसे तमाम बच्चों को जो है हम अपने पास रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं। गुज़श्ता कई सालों से इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं और इसका कोई पब्लिसिटी नहीं होती, इसका कोई प्रोग्राम नहीं होता, इसके बच्चों के पास होने की कोई प्रोग्राम नहीं लिया जाता। बस एक इदारा जो है लोगों की बच्चों की भलाई के लिए शुरू होता है, जिसमें कोई नाम है न कोई नमूद है। लोग कुछ नहीं जानते कि इस इदारे का सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, मेम्बरान कौन है। खामोशी चलने वाला एक इदारा। कई अरसे से मुझको कई फ़ोन आते थे, सब जालने बच्चे मेरे पास कई साल रहे, कोविड के दौरान भी रहे। तो अक्सर ये बच्चे कहते थे कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं 10वीं के बाद, 12वीं के बाद या 7वीं 8वीं के बाद हम लोग जो है तो स्कूल से छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप की कैपेसिटी नहीं होती, तो क्यों ना आप लोग शुरू करें। तो हमने इस साल जो है प्लान किए कि जो बच्चे छोड़ देते हैं किसी वजह से अपनी तालीम को, या उनके माँ बाप की इस बात के या उनके माँ बाप इस बात कि उनको पढ़ाने के काबिल नहीं होते हैं, या वो क्यों ना उनके लिए हम शुरू करें। इस साल जो है हमने 4वीं से लेके PG तक के सारे बच्चों को हमने एडमिशन देने का सोचा है। अभी 4वीं से 12वीं तक की पूरी तालीम तरबियत का खर्च जो है वो इदारा खुद बर्दाश्त करता है और पहले से भी करता है। अब जो बच्चे हम बढ़ाने वाले हैं 12वीं से PG तक के, या और इससे बड़े भी अगर पढ़ना चाहते बच्चे तो कोई एतराज़ नहीं, पढ़ सकते हैं। तो उसकी कुछ जो भी फीस वगैरह होगी स्कूल की, कॉलेज की, वो माँ बाप भर सरने के काबिल होंगे तो हम उसको देखेंगे, या फिर कैसा उसको करना है वो अरेंज करेंगे बाद में। तो ये अभी ये सिर्फ मराठवाड़ा के लिए नहीं है, बल्कि हम अगर इसमें हिंदुस्तान भर के बच्चे अगर आते हैं तो हम उनको भी कबूल करेंगे और उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। 12वीं के बाद आप गवर्नमेंट से अनुदान की मांग नहीं कर रहे? नहीं सर, हमने अभी तक तो अनुदान नहीं लिए, बल्कि 1978 में तो 1998 में हमको अनुदान की पेशकश भी हुई थी जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में BJP शिवसेना गवर्नमेंट थी, तब हमने इनकार किया था, हमको अनुदान की ज़रूरत नहीं। तो फिर अभी ये 12वीं के बाद मार्टी के जो बच्चे रहते हैं स्टूडेंट, तो फिर उनको स्कॉलरशिप मिलेंगे ना? फिर हाँ, वही इसलिए बोला ना, 12वीं के बाद जो बच्चे स्कॉलरशिप से है वो देखेंगे। क्योंकि कैसा है कि 12वीं के बाद बच्चा थोड़ा पढ़ लेता, वो हो जाता है और वो इस काबिल हो जाता है, कुछ कमा सकता है, पढ़ते हुए कोई जॉब भी कर सकता है, पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, और बाद में मौके हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं। तो ताकि उसको बच्चे को ये भी 12वीं के बाद उसको थोड़ा कमाना भी सीख ले और पढ़ना भी चाहिए, तो हमने इसको ऐसा रखे कि भाई कुछ तो ऐसा कहना कि हर्डल रखना। नहीं तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि बच्चे आगे चले जाते हैं और फिर उनको फेल हो जाते हैं, कमाने की वो रुचि नहीं रहती, तरीका नहीं आता। आपके बच्चे में से कोई सरकारी नौकरी को ज्वाइन होगा? बहुत बच्चे। अच्छा, मेरे बच्चे 5 स्टार होटल में, हमारे पास जो पहला बच्चा था चांद बीजापुर का, अच्छा, वो 5 स्टार होटल ताज में जो जॉब करता है, होटल मैनेजमेंट कोर्स का? नहीं, ताज होटल में। अच्छा, उसमें जॉब की उसने। अभी हमारे पास जो है तो औरमा शहर में 5 से 5-7 जो है पैथोलॉजी लैब है हमारे बच्चों की। अच्छा, यहाँ से पास हो अब उनके पास किसी के पास BMW है, किसी के पास मर्सिडीज है, तो बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा, मतलब हमारे पास रिजल्ट बहुत टॉप का है। कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, बम्बई में हैं, पूना में हैं, बेंगलोर में हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में, बल्कि अब्रॉड भी बच्चे हमारे जा चुके हैं।
तो रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि हम लोग उनको जो है इस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो ज़माने की जो हालात हैं उनसे लड़ सकें और अपना मकाम बना सकें। इदारे के अंदर सर बच्चों के लिए क्या क्या सहूलतें यहाँ पर मुहैया की जाती है आपकी जानब से? बच्चे के लिए सबसे पहले तो क्या है कि उनको रहने सहने का पूरा इंतजाम किया जाता है। खाने का सहूलत, खाने का बहुत अच्छा इंतजाम है हमारे पास, आप लोग कभी आगे चेक कर सकते हैं। हमारे पास खाना सबसे अच्छा है। मतलब हमारे पास जो है तो आमतौर पर होता ये है कि जब हॉस्टल का जिक्र होता है या इस टाइप के, तो वहाँ पर खाने का एक मेस होता है। मतलब सुबह में इतना मिलेगा, शाम में ये मिलेगा, दोपहर में मिलेगा। और जैसा कि हम जैसा घर में खाना खाते हैं, हमारी अम्मी होती है या हमारी बहनें होती है या हमारी मम्मी होती है, तो वो कभी दाल बना लेते हैं, कभी बैगन बन जाते हैं, कभी आलू बन जाते हैं, कभी कीमा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी बिरयानी बन जाती है, कभी कोफ्ते बन जाते हैं। तो ये जो है हमारे पास भी वही सेटअप, एक मेनू बना हुआ है कि भाई आप नाश्ते में ये मिलेगा, पहले दिन फिर दूसरे दिन, ऐसा मतलब ऐसा रिपीटेशन नहीं होता। तो ये हम कोशिश करते हैं बच्चे सा जो मेस का खाना यहाँ होता है वो बच्चे बोर हो जाते हैं, हमारे पास घर के खाने की तरफ इनको दिया जाता है। आपके बच्चे कुछ पुलिस ट्रेनिंग या आर्मी ट्रेनिंग में कुछ? पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, बच्चे जो है मुझको फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया मैं अभी जवाहर नगर में हूँ, कोई बच्चा होता है भैया मैं अच्छा। हाँ। अब वो आप बोले भैया कैसे बोल रहे थे, तो असल में जब मैंने शुरू किया था तब मैं यानी 32 साल पुराना खालिद अहमद। अच्छा। आप उसको पकड़ सकते हैं, मैं नौजवान ही था। हाँ। वो बच्चे उसका बड़ा भाई निकला था, तो वो बच्चे उनको भैया बोलते थे। वो बच्चे आज भी आपको चले गए, लेकिन जो बच्चे आते वो आज भी वो भैया ही कहते हैं। तो वो बच्चे बोल कर बोलते भैया मैं फला जगह हूँ, भैया मैं फला जगह हूँ, भैया मैं फला जगह हूँ। तो ये है सर, आपके जहन में कैसी बात है 32 साल पहले कि ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा इदारा कायम करना चाहिए, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसमें कैसा है कि हम लोग शुरू से ही जो है तामीर मिल्लत के लोग हैं। तामीर मिल्लत की एक्टिविटी बहुत रही। 1992 में मैं सेक्रेटरी रहा तामीर मिल्लत का आखिरी। उसके बाद तामीर मिल्लत ख़त्म हो गई। अभी हमारे पास लालू चला रहा है जमीन की मस्जिद में, ठीक है चल रहा है, लेकिन तामीर मिल्लत वो अलग थी, तो हम लोग उससे अटैच थे सारे। एक्टिविटी में हम लोग पहले से आए। लेकिन जो एक ये है कि जैसा मैंने जिक्र किया कि हमारे वालिद साहब जो मौलवी नज़ीर अहमद हेड मास्टर थे। अभी जो काशिफुल मदरसा जो है आपका, ये इसकी बुनियाद अब्बा ने रखी थी हमारे। और शुरुआत में जब 4 बच्चे थे तो हमारी दादी रोटी वगैरह खाना बना के भिजवाती थी उनके। फिर उनके इंतकाल 75 में हो गया। तो फिर उसके बाद मैं यतीम हो गया। हालांकि हम लोग ज़मींदार ख़ानदान के बड़े, लेकिन बाप के ना होने का एक अलग दर्द होता है। तो वो जो एक 11 साल की उम्र में मैं मेरे बाप का साया सर से हटने के बाद वो जो फीलिंग मुझको आती थी बाप के ना होने का, या जो एक्सप्लॉइटेशन जो होता है यतीम बच्चों के साथ, तो उसको मैंने महसूस किया और सोचा कि चलो अपन कुछ बच्चों को जो यतीम होते हैं उनको अपन किस तरह समाज में जीने का मौका देते हैं, या उनकी मसाइल की मुश्किलें परेशानियाँ कुछ कम कर सकते हैं। तो एक ख्याल जहन में आया और ये इसकी बुनियाद रखी गई। औरंगाबाद की जनता को क्या मैसेज देंगे सर? ऐसे नौजवान, ऐसे तलबा जो पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों तक के क्या मैसेज देंगे आपकी तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो पहली आयत होती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें कलम के ज़रिए भी इल्म सिखाया। हमारी पहली आयत ही है पढ़ो, इल्म हासिल करो। तो हमारा तो मकसद ये है कि एजुकेशन जो है हर घर में कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। हमारी बच्ची भी ग्रेजुएट होना चाहिए, जैसा हमारे पास होता है। हमारे खानदान की हर बच्चियाँ ग्रेजुएट ही होती हैं, कम से कम बच्चे पीजी तक जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हर घर में आपके स्कूलों में पढ़ाई हो, कॉलेज की पढ़ाई करें, पीएचडी करें, क्योंकि तालीम जो है आपको वसी करती है, आपको वसी नज़र बनाती है, आप दुनिया को समझने की सबकी सलाहियत पैदा करती है, और आप में कमाने की ज़राए मौके पैदा करती है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे शहर के लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को खातिर खाह कोशिश करें कि वो उसको पढ़ाएँ। जी, आपका पूरा नाम बोलिए सर, आपके इदारे का पूरा नाम? मेरा नाम खालिद अहमद, बैतुल यतीम मेरा इदारा है जो शाही मस्जिद से मुतसिल है।
और अभी फिलहाल जो है तो वंदे मातरम हॉल या हज हाउस जो है उसके अखब में है। अभी कितने बच्चे जेर तालीम है सर? अभी 30 बच्चे हैं हमारे पास। जी। और तालीम अभी कहाँ से कहाँ तक के है अभी? हाँ, वो 34 से लेके हम जहाँ तक बच्चे पढ़ते हैं। जी। ओके सर।